दोस्तों, यही वो पानीपत की युद्ध भूमि है जहां एक जीत लगभग तय हो चुकी थी और हार नामुमकिन लग रही थी। यही वो पल था जब हेमू मुगलों की सेना को रौंदते हुए जीत के बस एक कदम दूर था। लेकिन तभी एक ऐसा तीर चला जो सीधे उसकी आंख में जा धंसा और पूरा खेल पल भर में पलट गया। एक तीर जिसने सिर्फ एक राजा को नहीं गिराया बल्कि भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने जीत को हार में बदल दिया? पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आगे का सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे क्षण दर्ज हो जाते हैं जहां जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ एक पल, एक घटना या सिर्फ एक तीर का होता है। 5 नवंबर 1556 के दिन पानीपत का ऐतिहासिक मैदान की रणभूमि में खून की नदियां बह रही थीं। एक तरफ 13 साल का मुगल बादशाह अकबर और उसका खूंखार संरक्षक बैरम खान था और दूसरी तरफ था भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे दुनिया हेमू के नाम से जानती है। हेमू अपनी विशाल सेना और 1500 बख्तरबंद हाथियों के साथ मुगलों की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा था। मुगलों का बायां और दायां मोर्चा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। अकबर और बैरम खान युद्ध के मैदान से 8 मील दूर खड़े अपनी हार का खौफनाक मंजर देख रहे थे। भारत से मुगलों का हमेशा के लिए सफाया होने ही वाला था। हेमू अपनी जिंदगी की लगातार 23वीं जीत के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था, लेकिन तभी आसमान को चीरता हुआ एक मुगल तीर सनसनाता हुआ आया और सीधे हेमू की आंख में जा घुसा। वह अजेय योद्धा अपने हाथी के हौदे में गिर पड़ा और उसी एक पल में उसी एक तीर ने भारत का मुकद्दर मुगलों के हाथों में सौंप दिया। आज हम उसी योद्धा की उस अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के पन्नों को पलटेंगे, जिसने एक साधारण नमक व्यापारी से उठकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। ये कहानी है शौर्य की, राजनीति की और उस क्रूर नियति की जिसने सिर्फ एक तीर से भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। इस महासंग्राम की गहराई को समझने के लिए हमें उस समय के भारत के माहौल को समझना होगा। 16वीं सदी का भारत किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी से कम नहीं था। 1526 ईस्वी में इसी पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन मुगलों का यह साम्राज्य अभी अपनी जड़ें जमा ही रहा था कि 1540 में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को बुरी तरह हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया। शेर शाह सूरी ने एक बेहद मजबूत सूर साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन 1545 में शेर शाह की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर बैठा, जिसने 1554 तक राज किया। जब तक इस्लाम शाह जिंदा रहा उसने साम्राज्य को बांध कर रखा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। हर अफगान सूबेदार खुद को राजा समझने लगा था। इसी राजनीतिक उथल पुथल और अफगानों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर 15 सालों तक दर दर की ठोकरें खाने वाला मुगल बादशाह हुमायूं 1555 में वापस लौटा और उसने सरहिंद के युद्ध में सूर्य सेना को हराकर दिल्ली और आगरा पर फिर से मुगल परचम फहरा दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, हुमायूं अपनी इस जीत का जश्न ठीक से मना भी नहीं पाया था कि 24 जनवरी 1556 को दिल्ली के पुराना किला स्थित अपने पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसल गया। बुरी तरह घायल हुमायूं ने 27 जनवरी 1556 को दम तोड़ दिया। हुमायूं की मौत की खबर ने मुगल खेमे में भूचाल ला दिया। उस समय हुमायूं का वारिस अकबर केवल 13 या 14 साल का बच्चा था और वह अपने वफादार सेनापति बैरम खान के साथ पंजाब के कलानौर में अफगानों से लड़ रहा था। बैरम खान एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने हुमायूं की मौत की खबर को कुछ दिनों तक छुपा कर रखा ताकि सेना में बगावत न हो जाए। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में ही जल्दबाजी में ईंटों का एक चबूतरा मतलब तख्त अकबरी बनाकर युवा अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। मुगलों का साम्राज्य इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में था। उनका कब्जा केवल काबुल, कंधार, पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली आगरा तक ही सीमित था। और ठीक इसी समय मुगलों की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक ऐसा तूफान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था जिसके नाम मात्र से मुगल और अफगान सरदार कांपते थे। वह तूफान था हेमू। हेमू का उदय भारतीय इतिहास में सामाजिक गतिशीलता की सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक है। उस दौर में सत्ता और सेनापति का पद सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो शाही खून वाले होते थे या किसी बड़े राजघराने से ताल्लुक रखते थे। लेकिन हेमू की कहानी बिल्कुल अलग थी। हेमू का जन्म 1501 ईस्वी में राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव
माचेरी में एक ढूसर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राय पूरण दास था, जो एक पुरोहित थे और धार्मिक कर्मकांड करवाते थे। लेकिन मुगलों और विदेशी आक्रांताओं के धार्मिक अत्याचारों के कारण यह परिवार माचेरी छोड़कर हरियाणा के रेवाड़ी स्थित कुतुबपुर गांव में आकर बस गया। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। युवा हेमू ने बचपन में ही घर चलाने के लिए बाजार में एक साधारण व्यापारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। रेवाड़ी उस समय ईरान और इराक से दिल्ली जाने वाले बड़े व्यापारियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। हेमू ने शेर शाह सूरी की सेना को अनाज और सॉल्ट पीटर की आपूर्ति का काम शुरू किया। ये सॉल्ट पीटर कोई आम चीज नहीं थी, यह बारूद बनाने का मुख्य घटक था। एक व्यापारी के रूप में हेमू ने बारूद की प्रकृति, सेना की रसद और सप्लाई चेन के पूरे तंत्र को बहुत गहराई से समझ लिया था। उनका यही व्यावहारिक ज्ञान आगे चलकर उन्हें एक महान सैन्य रणनीतिकार बनाने वाला था। हेमू की ईमानदारी, चतुराई और काम करने की गति ने शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस्लाम शाह एक ऐसा शासक था जो योग्यता का सम्मान करता था। उसने हेमू को दिल्ली के बाजार का अधीक्षक मतलब शहन्नाए बाजार नियुक्त कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, हेमू ने अपनी काबिलियत साबित की। इस्लाम शाह राज्य और सेना के मामलों में हेमू से सलाह लेने लगा। जल्द ही हेमू को दरोगा डाक चौकी यानी खुफिया विभाग और डाक सेवा का प्रमुख बना दिया गया। एक साधारण नमक और बारूद बेचने वाला व्यापारी अब दिल्ली सल्तनत का एक उच्च अधिकारी बन चुका था। फिर 1554 ईस्वी में इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके 12 साल के बेटे फिरोज खान को उसके ही मामा आदिल शाह सूरी ने मौत के घाट उतार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। आदिल शाह एक अयोग्य, शराबी और भोग विलासी शासक था जिसे राजकाज की कोई समझ नहीं थी। आदिल शाह के राजा बनते ही पूरे सूर साम्राज्य में बगावत की आग भड़क उठी। हर ताकतवर अफगान सूबेदार ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। ऐसे संकट के समय में आदिल शाह ने अपना सारा राजकाज और सत्ता हेमू के हाथों में सौंप दी और उन्हें अपना वजीर और अफगान सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया। अब हेमू के कंधों पर एक बिखरते हुए साम्राज्य को बचाने की जिम्मेदारी थी और यहीं से शुरू हुआ हेमू का वह विजय अभियान, जिसने उन्हें उस समय का सबसे खूंखार और अजेय सेनापति बना दिया। हेमू ने पंजाब से लेकर बंगाल तक विद्रोहियों को कुचलने के लिए लगातार सैन्य अभियान चलाए। उनके नेतृत्व में सूर सेना ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की। हेमू ने एक दो नहीं बल्कि लगातार 22 युद्ध लड़े और सभी 22 युद्धों में विजय प्राप्त की। उनका यह रिकॉर्ड मध्यकालीन भारत के इतिहास में अद्वितीय है। उनकी सेना में मुख्य रूप से अफगान और राजपूत सैनिक थे जो हेमू के नेतृत्व पर जान छिड़कते थे। हेमू महल में बैठकर आदेश देने वाले सेनापति नहीं थे, वे युद्ध के मैदान में अपनी सेना के बिल्कुल आगे खड़े होकर लड़ते थे। उनकी इसी निडरता और लॉजिस्टिक आधारित रणनीति ने उन्हें 22 युद्धों का अजेय विजेता बना दिया था। जब जनवरी 1556 में हुमायूं की मौत हुई, तब हेमू बंगाल में मोहम्मद शाह के विद्रोह को कुचल रहे थे। मुगलों की कमजोरी और अकबर के नाबालिग होने की खबर मिलते ही हेमू समझ गए कि यही वह सही वक्त है जब भारत को विदेशियों यानी मुगलों से मुक्त कराकर दिल्ली पर कब्जा किया जा सकता है। हेमू ने अपने अफगान सरदारों को दिल्ली फतह करने का संकल्प सुनाया और बंगाल से एक विशाल सेना के साथ उत्तर की ओर एक तूफानी कूच शुरू किया। उनका खौफ इतना था कि उनके पहुंचने से पहले ही मुगल सेनाओं के हौसले पस्त हो गए। हेमू ने बिना कोई खास प्रतिरोध झेले बयाना, इटावा, भरथना, बिधूना, लखना, संभल, कालपी और नारनौल पर कब्जा कर लिया। जब हेमू की सेना आगरा पहुंची तो वहां का मुगल गवर्नर इस्कंदर खान उज्बेक इतना खौफजदा हो गया कि वह बिना लड़े ही शहर खाली करके दिल्ली की तरफ भाग खड़ा हुआ। आगरा के विशाल खजाने और हथियारों पर हेमू का कब्जा हो गया। अब हेमू का रुख दिल्ली की ओर था। दिल्ली की रक्षा की जिम्मेदारी मुगल गवर्नर तरदी बेग खान पर थी। तरदी बेग ने तुरंत पंजाब में बैठे अकबर और बैरम खान को आपातकालीन संदेश भेजा कि हेमू एक विशाल सेना लेकर आ रहा है, हमें तुरंत मदद की जरूरत है। बैरम खान ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति पीर मोहम्मद खान शेरवानी को एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली भेजा और तरदी बेग को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर हेमू को रोकना है। दिल्ली के पास मुगलों ने एक वॉर काउंसिल बुलाई और तय किया कि वे भागेंगे नहीं बल्कि डटकर हेमू का सामना करेंगे। इधर हेमू अपनी 50,000 से अधिक की विशाल सेना के साथ तुगलकाबाद पहुंच चुके थे। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, मुगल सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हेमू की सेना के दाएं और बाएं विंग पर बेहद आक्रामक हमला कर दिया। मुगलों के इस तेज हमले ने अफगान सेना को पीछे धकेल दिया। इस शुरुआती बढ़त को देखकर मुगल सेनापतियों को लगा कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। उत्साह में आकर मुगल सैनिकों ने अपनी फॉर्मेशन तोड़ दी और हेमू के खेमे में
में लूटपाट मचाने लगे। लेकिन मुगल ये भूल गए थे कि वे 22 युद्धों के अजेय विजेता से लड़ रहे हैं। हेमू ने जानबूझकर अपनी सेना का मुख्य हिस्सा कमजोर दिखाया था। जैसे ही मुगलों ने अपनी व्यूहरचना तोड़ी, हेमू ने अपनी रिजर्व फोर्स, जिसमें 300 सबसे खूंखार और विशालकाय युद्धक हाथी और चुनिंदा घुड़सवार शामिल थे, उसके साथ मुगलों के मध्य भाग पर सीधा और प्रचंड धावा बोल दिया। हाथियों की भयानक चिंगाड़ और उनके पैरों तले कुचले जाते मुगल सैनिकों के खून से मैदान लाल हो गया। यह अचानक हुआ पलटवार इतना भयानक था कि तर्दी बेग खान और पीर मोहम्मद खान जैसे मुगल सेनापतियों के होश उड़ गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। जब मुगलों के दाएं और बाएं विंग के सैनिक लूटपाट करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका सेनापति भाग चुका है और युद्ध हार चुके हैं। बिना किसी आगे की लड़ाई के मुगल सेना तितर बितर हो गई। इस युद्ध में लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए। हेमू ने मुगलों को गाजर मूली की तरह काटकर दिल्ली पर फतेह हासिल कर ली। बाद में जब तर्दी बेग भागकर पंजाब पहुंचा तो बैरम खान ने उसकी कायरता के जुर्म में उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया। तुगलकाबाद की इस शानदार जीत के बाद हेमू ने वह किया जिसने भारतीय इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने आदिल शाह सूरी के नाम पर दिल्ली की सत्ता चलाने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि मुगलों और अफगानों की आपसी लड़ाई में भारत को एक मजबूत स्वदेशी नेतृत्व की जरूरत है। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के उसी ऐतिहासिक पुराना किला में जहां कभी पांडवों का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, हेमू ने पूरे हिंदू वैदिक रीति रिवाजों, मंत्रोच्चार और शाही ठाठ बाट के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। इस भव्य समारोह में हजारों मेहमानों, अफगान सरदारों, राजपूत सेनापतियों और विद्वान पंडितों ने हिस्सा लिया। हेमू ने शाही वस्त्र धारण किए और अपने ऊपर शाही छत्र उठवाकर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की ऐतिहासिक उपाधि ग्रहण की। भारत के प्राचीन इतिहास में विक्रमादित्य मतलब सूर्य के समान तेज वाला की उपाधि न्याय और शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से पूरे 350 वर्षों से अधिक के इस्लामी मतलब तुर्क, अफगान और मुगल शासन के बाद यह पहला मौका था जब कोई हिंदू दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अपने छोटे से शासनकाल लगभग 1 महीने में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अभूतपूर्व प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने एक संप्रभु शासक के रूप में अपने नाम के सिक्के ढलवाए। पूरे राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया और जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया। अपनी सेना में बिना किसी अफगान को हटाए योग्यता के आधार पर नए हिंदू और राजपूत सेनापतियों की नियुक्ति की। जैसे अपने भाई जुझारू राय को अजमेर का गवर्नर और भतीजे रम्या को सेनापति बनाया। हेमू ने साबित कर दिया कि एक साधारण बनिया परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपनी तलवार और बुद्धि के दम पर देश का सम्राट बन सकता है। लेकिन हेमू के दिल्ली और आगरा पर कब्जे की खबर जब पंजाब में अकबर और बैरम खान तक पहुंची तो मुगल खेमे में मौत का सन्नाटा छा गया। मुगलों को लगा कि अब उनका भारत से बोरिया बिस्तर बंध चुका है। कई बड़े मुगल सेनापतियों ने बैरम खान को सलाह दी कि हेमू की 1 लाख से ज्यादा की सेना और उसके खौफनाक हाथियों का सामना करना आत्महत्या के बराबर होगा, इसीलिए हमें तुरंत काबुल वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन मुगल सत्ता का असली मस्तिष्क बैरम खान जानता था कि अगर आज मुगल पीछे हटे तो वे हिंदुस्तान की जमीन पर दोबारा कभी कदम नहीं रख पाएंगे। उसने 13 वर्षीय अकबर को समझाया और सेनापतियों का कत्ल करने की धमकी देकर सेना को दिल्ली की तरफ कूच करने का आदेश दिया। पानीपत पहुंचने से ठीक पहले भाग्य ने मुगलों का साथ दिया और हेमू के साथ एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसने युद्ध का संतुलन बिगाड़ दिया। हेमू का भारी तोपखाना मुख्य सेना से काफी आगे चल रहा था और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत कम सैनिक तैनात थे। रास्ते में मुगल सेनापति अली कुल्ली खान शैबानी अपनी 10,000 की घुड़सवार सेना के साथ गश्त कर रहा था। उसकी नजर अचानक हेमू के तोपखाने पर पड़ी। अली कुल्ली खान ने तुरंत हमला कर दिया। अफगान रक्षक सैनिक इतने कमजोर थे कि वे तोपें वहीं छोड़कर मैदान से भाग गए। मुगलों ने बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े हेमू के पूरे तोपखाने पर कब्जा कर लिया। 16वीं सदी के युद्धों में तोपें हार और जीत तय करती थीं। अपनी सारी तोपें खो देना हेमू के लिए एक विनाशकारी झटका था, लेकिन फिर भी सम्राट विक्रमादित्य के हौसले पस्त नहीं हुए। उन्हें अपने 1500 बख्तरबंद हाथियों और 30,000 खूंखार घुड़सवारों पर पूरा भरोसा था। फिर 5 नवंबर 1556 का समय आया। हरियाणा का पानीपत का मैदान। यह वही जगह थी जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। आज उसी मैदान पर यह तय होना था
कि वह नींव उखड़ेगी या हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। आइए देखते हैं इस महासंग्राम में दोनों सेनाओं की ताकत क्या थी। हेमू के पास लगभग 30,000 अति अनुभवी घुड़सवार सैनिक थे, जिनमें राजपूत और अफगान योद्धा शामिल थे। वहीं मुगल सेना के पास सिर्फ 10,000 घुड़सवार थे और लगभग 5,000 सैनिक रिजर्व में रखे गए थे। हेमू की सबसे बड़ी ताकत थी उसके 1,500 विशालकाय बख्तरबंद युद्ध हाथी, जो युद्ध का रुख बदलने की क्षमता रखते थे। इसके विपरीत मुगल सेना के पास कोई विशेष हाथी सेना नहीं थी। हेमू के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उसका तोपखाना शून्य था, क्योंकि इसे पहले ही मुगलों द्वारा लूट लिया गया था। दूसरी तरफ मुगल सेना के पास मजबूत तोपखाना था, जिसमें उनका खुद का और हेमू से छीना गया तोपखाना शामिल था। हेमू स्वयं युद्ध के मैदान में अग्रिम मोर्चे पर थे। अपने प्रसिद्ध हाथी हवाई पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अकबर और बैरम खान युद्ध भूमि से लगभग 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर रहकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। मुगल सेना ने अपनी पारंपरिक फॉर्मेशन बनाई थी, लेकिन मुगलों के हौसले पस्त थे, क्योंकि उनके सामने हेमू के 1500 युद्धक हाथियों की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी थी जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। इन हाथियों को सिर से लेकर पैर तक भारी लोहे की प्लेटों से ढका गया था। बाद के मुगल काल में बने एक हाथी के बख्तरबंद का वजन लगभग 260 पाउंड यानी 118 किलो और उसमें 5,840 लोहे की प्लेटें होती थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेमू के हाथी कितने सुरक्षित और खूंखार रहे होंगे। हाथियों की पीठ पर क्रॉसबो और बंदूकें लिए सैनिक बैठे थे। अकबर सिर्फ 13-14 साल का बच्चा था। बैरम खान ने उसे युद्ध के मैदान में उतारने का जोखिम नहीं लिया। उसने अकबर के साथ 5,000 सबसे वफादार सैनिकों को रखा और युद्ध भूमि से 8 मील दूर एक सुरक्षित जगह पर डेरा डाल दिया, ताकि अगर मुगल हार जाएं तो वे अकबर को लेकर सीधे काबुल भाग सकें। वहीं दूसरी ओर 55 वर्षीय हेमू अपनी सेना के बिल्कुल बीचों बीच अपने सबसे ऊंचे और विशालकाय हाथी हवाई पर सवार थे। जैसे ही सूरज निकला, युद्ध का बिगुल बज उठा। हेमू ने बिना कोई समय गंवाए मुगलों पर एक प्रलयंकारी आक्रमण कर दिया। हेमू के भतीजे रम्या और अफगान सरदार शादी खान काकड़ ने मुगलों के दोनों किनारों पर भयानक हमला किया। हेमू के 1500 हाथियों ने जब एक साथ दौड़ लगाई तो जमीन कांपने लगी। हाथियों ने मुगल घुड़सवारों को अपनी सूंड में लपेट कर फेंकना और पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। अबुल फजल ने इस खौफनाक मंजर को बयान करते हुए लिखा है, 2 सेनाएं इस तरह से टकराईं कि पानी में से आग पैदा हो गई। पूरी हवा खून से लाल हो गई और उनकी तलवारें ठोस माणिक की तरह चमकने लगीं। मुगलों का बायां और दायां विंग पूरी तरह से टूट गया। मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर पीछे हटने लगे। मुगलों के छक्के छूट चुके थे। हेमू जीत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े थे। अपने दोनों विंग्स को पीछे हटता देख मुगलों के पास सिर्फ एक ही चारा बचा, अपनी व्हीलिंग टैक्टिक्स, मतलब किनारों से घूमकर तीर चलाने की तकनीक का इस्तेमाल करना। मुगल घुड़सवारों ने हाथियों के सामने से हटकर उनके किनारों पर जाकर अंधाधुंध तीर बरसाने शुरू कर दिए, ताकि हाथियों की टांगों और महावतों को मारा जा सके। लेकिन हेमू का विजय रथ रुकने वाला नहीं था। मुगलों के किनारों को कमजोर पड़ता देख हेमू ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुगलों के मध्य भाग को कुचलने के लिए अपने हवाई हाथी को आगे बढ़ा दिया। मुगलों की पूरी फॉर्मेशन टूट चुकी थी। भारत के इतिहास का पन्ना बस पलटने ही वाला था। हेमू अपने हाथी हवाई के हौदे में खड़े होकर अपनी जीत की हुंकार भर रहे थे। उनका पूरा शरीर अभेद्य लोहे के बख्तरबंद से ढका हुआ था। मुगल तीरंदाज लगातार उन पर तीर बरसा रहे थे, लेकिन कोई भी हथियार उनके कवच को भेद नहीं पा रहा था। मुगलों का खात्मा तय हो चुका था। 22 युद्ध जीत चुका यह सम्राट अपनी 23वीं जीत का परचम लहराने ही वाला था कि तभी किस्मत ने मुगलों का साथ दिया। भीड़ में से हवा को चीरता हुआ एक मुगल तीर सनसनाता हुआ आया। यह तीर किसी ने निशाना लगाकर नहीं मारा था। ये बस अंधेरे में चलाया गया एक तीर था, जो हेमू की खुली हुई आंख में सीधे जाकर घुस गया। तीर का घाव इतना गहरा और दर्दनाक था कि वह हेमू के सिर के अंदर तक चला गया। एक पल में युद्ध का शोर थम सा गया। दर्द से तड़पते हुए सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य अपने हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़े। किसी भी सेना के लिए उसके सेनापति का आंखों से ओझल हो जाना सबसे बड़ा खौफ होता है। जैसे ही हेमू की 30,000 की सेना ने देखा कि उनका अजेय लीडर हाथी पर नहीं है, पूरी सेना में भयानक भगदड़ मच गई। जो अफगान और राजपूत सैनिक कुछ मिनटों पहले मुगलों को काट रहे थे, वे अचानक अपनी फॉर्मेशन तोड़कर मैदान से भागने लगे। एक तीर ने जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया था। मुगलों ने इस भगदड़ का फायदा उठाया
और भागते हुए सैनिकों का कत्लेआम शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पानीपत के मैदान में 5000 से ज्यादा लाशें बिछ गईं। मुगलों ने वह युद्ध जीत लिया था जिसे वे हार चुके थे। भारत का इतिहास अब हमेशा के लिए मुगलों के हाथों में जा चुका था। युद्ध के मैदान में खून से लथपथ बेहोश हेमू को मुगल सेनापति शाह कुल्ली खान मेहरम ने खोज निकाला। हेमू के हाथी हवाई को कब्जे में लेकर अर्धमृत हेमू को 8 मील दूर मुगल शिविर में लाया गया, जहां अकबर और बैरम खान जीत का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर इतिहास का वह पन्ना आता है जिसे लेकर मुगल इतिहासकारों और अन्य लेखकों में गहरा विवाद है। आखिर उस महान हिंदू सम्राट का सिर धड़ से किसने अलग किया? इसमें 2 अलग अलग ऐतिहासिक दावे हैं, जिसमें पहला मुगल वर्जन जिसमें अबुल फज्जल और बदायूनी है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फज्जल ने अकबरनामा में लिखा है कि बैरम खान ने 13 वर्षीय अकबर को तलवार दी और कहा कि इस काफिर का सिर काटकर गाजी की उपाधि प्राप्त करो। लेकिन अबुल फज्जल के अनुसार अकबर ने यह कहकर मना कर दिया कि वह किसी बेहोश और मरणासन्न व्यक्ति पर वार नहीं करेगा। इस बात से चिढ़कर बैरम खान ने अपनी तलवार निकाली और खुद हेमू का सिर काट दिया। कट्टर मुगल इतिहासकार बदायूनी भी लिखते हैं कि बैरम खान ने इसे धर्म युद्ध मानते हुए पहला वार किया और फिर बाकी सैनिकों ने हेमू के टुकड़े कर दिए। लेकिन दूसरा है अफगान और विदेशी वर्जन। क्या अबुल फजल सच बोल रहा था? इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ का मानना है कि अकबर को महान और दयालु दिखाने के लिए यह कहानी दरबारी चापलूसों द्वारा घड़ी गई थी। 50 साल बाद लिखे गए अफगान इतिहासकार अहमद यादगार के वृत्तांत और 1620 में भारत आए डच यात्री पीटर वैंडेनब्रोक के अनुसार बैरम खान के उकसाने पर युवा अकबर ने ही अपनी तलवार से हेमू पर प्रहार किया था। क्रिस्टीज ऑक्शन में रखी गई 18वीं सदी की एक पेंटिंग में तो अकबर को हाथी पर बैठकर हेमू के सिर को कुचलते हुए दिखाया गया है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन उस दिन पानीपत की जमीन ने भारत के एक अजेय और स्वाभिमानी सम्राट को बेहद क्रूरता के साथ दम तोड़ते हुए देखा। हेमू की मौत के साथ ही अकबर ने गाजीवाज की उपाधि धारण कर ली। हेमू की मौत के बाद मुगलों की दरिंदगी और क्रूरता अपने चरम पर पहुंच गई। मुगलों ने हेमू के कटे हुए सिर को तुरंत काबुल भिजवा दिया ताकि उसे दिल्ली दरवाजे के बाहर लटकाकर अफगानों और विद्रोहियों में खौफ पैदा किया जा सके और हेमू के धड़ को दिल्ली लाया गया, जहां कुछ दिन पहले ही उनका राज्याभिषेक हुआ था और उसे पुराना किला के बाहर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया ताकि स्थानीय लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन मुगलों की नफरत यहीं शांत नहीं हुई। बैरम खान ने पीर मोहम्मद नाम के एक क्रूर मुगल सेनापति को हेमू के परिवार का खात्मा करने के लिए राजस्थान के अलवर भेजा। पीर मोहम्मद ने माचेरी गांव में हेमू के परिवार को घेर लिया और हेमू के 80 साल के वृद्ध पिता रायपूर्ण दास को बंदी बना लिया। पीर मोहम्मद ने उस बूढ़े पिता के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उस 80 वर्षीय निहत्थे पिता ने मुगल सेनापति की आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया वह भारत के इतिहास में स्वाभिमान की सबसे बड़ी मिसाल है। रायपूर्ण दास ने सीना चौड़ा करके कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पिछले 80 सालों से सिर्फ अपने ईश्वर की पूजा की है। आज इस बुढ़ापे में सिर्फ मौत के डर से मैं अपना धर्म क्यों बदलूं? यह सुनकर बौखलाए मुगल सैनिकों ने बिना किसी दया के उस 80 वर्षीय वृद्ध का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि इस पूरे नरसंहार के बीच मुगल सेना हेमू की पत्नी को पकड़ने में नाकाम रही। बताया जाता है कि वे किसी तरह जान बचाकर बीजावाड़ा के घने जंगलों में भागने में सफल रहीं और उसके बाद उनका इतिहास में कोई सुराग नहीं मिलता। हेमू के बचे हुए 120 युद्धक हाथियों पर भी मुगलों ने कब्जा कर लिया, जो मुगल साम्राज्य के विस्तार का एक प्रमुख हथियार बने। सालों तक मुगल और वामपंथी इतिहासकारों ने हेमू को इतिहास के पन्नों में महज एक विद्रोही या बनिया कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप स्क्रीन पर दिख रहा बाजी प्रभु देशपांडे और पावनखिंड के युद्ध का वीडियो जरूर देखें। यह वह कहानी है जहां सिर्फ 300 मराठा योद्धाओं ने 10,000 दुश्मनों को रोककर अपने राजा को सुरक्षित निकलने का समय दिया था। एक ऐसी वीरता की मिसाल जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करके जरूर देखें। बाकी आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।